चलिए, तो आज हम लोग करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड ग्राफ। ग्राफ रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेडिंग डाल लीजिए। फर्स्ट ग्राफ है आपका, बातें नहीं करेंगे। पहला ग्राफ है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में फर्स्ट ग्राफ है। हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की वैल्यू है 500 हर्ट्ज। ठीक है, अब उस पे मान लो आपने लाइट डाली जिसकी फ्रीक्वेंसी है 450 हर्ट्ज। तो 450 हर्ट्ज वाली लाइट से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। कितने से निकलना स्टार्ट होगा? 500 हर्ट्ज से स्टार्ट होगा, या इससे ज्यादा होने लगे लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर, तो स्टार्ट होगा। तो हम लोग देखते हैं कि एनर्जी और इसके बीच में अगर ग्राफ खींचो फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो हम लोग देखते हैं यहां से एक स्मॉल अमाउंट तक तो इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है, उसके बाद निकलना स्टार्ट होता है और ग्राफ हमें कुछ इस तरीके का। ये पहले इतनी एनर्जी, हाँ ये वाली जो है ये है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे आपको एनर्जी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लाइट की, वैसे वैसे इधर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? एनर्जी बढ़ेगी। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा उसकी एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होगी। क्लियर है? अगर इस ग्राफ को हम लोग, अगर इस ग्राफ को इधर पीछे की तरफ मिला दें इस तरीके से, तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो डिनोट करता है W नॉट को, वर्क फंक्शन। अब ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है इसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में। ये ग्राफ आपका बेस्ड है किस इक्वेशन के ऊपर? अगर हम बोले कि टोटल एनर्जी हम लोग देते हैं एच न्यू, तो एच न्यू नॉट जो है वो यूज हो जाता है आपका किस में? वर्क फंक्शन में। वर्क फंक्शन यही है, और बाकी जो बचता है वो क्या बना लेता है? उसकी काइनेटिक एनर्जी बना लेता है। ये वैल्यू है इसकी, जो इंसिडेंट लाइट है उसके लिए एनर्जी, ये वैल्यू जो है वो है वर्क फंक्शन, और ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी।
ये ग्राफ नंबर 1 था, आप सेकंड पे आते हैं। नोट हो गया? ग्राफ नंबर 2 पे आते हैं। अगर हम लोग एक तरफ ले लें इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और दूसरी तरफ अगर हम लोग ले लें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक तरफ हम लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि जो लाइट डाल रहे हो उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक दो और हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल का है। एक हेडिंग डालिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर हम लोग बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो किसी मेटल सरफेस पे लाइट डाली जा रही है, अगर अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की है और ये फ्रीक्वेंसी न्यू जो है वो न्यू नॉट से बड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, है ना, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर यहाँ पे हम कोई ऐसी डिवाइस लगा दें, ऐसी डिवाइस लगा दें जो इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोक दे, है ना, स्टॉप कर दे, टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, और वो भी ऐसी डिवाइस लगा रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कोई पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोकने के लिए अगर आप पोटेंशियल क्रिएट करते हो तो जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल आपको क्रिएट करना पड़ेगा उसको आप बोलते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, amount of potential applied is called stopping potential। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोट कर लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल?
To stop electron ejection, amount of potential applied is called stopping potential. शैतानी नहीं करिए. चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, सवाल कर लो इस पे. When we increase intensity of light, number of electron ejected are increased, but not kinetic energy of electron. जब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती. काइनेटिक एनर्जी तभी इंक्रीज होती है जब गिरने वाली लाइट की एनर्जी बढ़ा देते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हो या उसका वेवलेंथ कम करते हो, तभी आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की क्या क्या कंडीशन है? Ke is increased if energy of photon increases, पहला केस है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, या वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस, लाइट की वेवलेंथ को कम करो, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, या एनर्जी को बढ़ाओ. तीनों एक ही बात है, वैसे अलग अलग तरीके से लिखनी. काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की तभी बढ़ेगी जब लाइट की एनर्जी इंक्रीज करो या आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो या वेवलेंथ को कम करो, तब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती. इंटेंसिटी समझते हैं क्या होता है? बताइए, कोई बताना चाहेगा क्या, किसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट? कितना ज्यादा लाइट को पास हो, अमाउंट को. और कोई बताना चाहता है ऑनलाइन, इंटेंसिटी का क्या मतलब है? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? ऑनलाइन हाँ बताइए, इंटेंसिटी का क्या मतलब हो सकता है? क्या बोला इन्होंने? लाइट को, ब्राइटनेस को बढ़ा रहे हैं. अच्छा देखो, इंटेंसिटी जो होता है 12th या 11th किसी क्लास में आप कहीं पढ़ोगे लाइट की इंटेंसिटी, जहां आपके चैप्टर में आएगा, वो तो डिटेल है. इंटेंसिटी का मतलब है, जैसे कभी कभी होता है ना, हम बोलते हैं आज धूप बहुत इंटेंस है, आज बहुत तेज धूप लग रही है ना, तो उस समय क्या होता है, पर यूनिट एरिया पे गिरने वाली एनर्जी, फॉलन एनर्जी, इसको आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? इंटेंसिटी.
यानी कि अगर इसका ये एरिया मान लो 100 मीटर स्क्वायर है, तो इसके 1 मीटर स्क्वायर पे जितनी एनर्जी गिरेगी, जितनी एनर्जी उस लाइट से आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मोटे मोटे तौर पे क्या कह सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मान लो कोई सरफेस है 100 मीटर स्क्वायर का एक सरफेस, और दूसरा 100 मीटर स्क्वायर का दूसरा सरफेस है। एक ये 100 मीटर स्क्वायर का एक सरफेस है ए, और दूसरा ये 100 मीटर स्क्वायर का दूसरा मेटल सरफेस है, मान लो बी, है ना। अब इस पे मान लो आप 2000 जूल एनर्जी भेजते हो और इस पे भेजते हो 3000 जूल। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से देखोगे तो इस पे कितनी एनर्जी आ जाएगी? 2000 डिवाइडेड बाई 100 कितनी आ जाएगी? 20 जूल आएगी 1 मीटर स्क्वायर पे। और इसमें कितनी हो जाएगी? 3000 डिवाइडेड बाई 100 30 जूल आ जाएगी पर मीटर स्क्वायर पे, है ना। तो अगर बोले कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहाँ पे ज्यादा है, तो आई जो है ए के केस में ज्यादा होगा आई बी से। बी वाले केस से इंटेंसिटी ए वाले में, सॉरी इसमें बी वाले में ज्यादा होगी, ए में कम होगी। इसमें 20 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? 30 आ रहा है ना। तो इंटेंसिटी का मतलब मोटे मोटे तौर पे समझेंगे कि किसी सरफेस के 1 मीटर स्क्वायर पे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना गिर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी? जब गिरने वाली लाइट की, खुद की लाइट की एनर्जी बढ़ा दो, फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो तब। फॉर्मूला पे हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन करे थे ना। एक दो ग्राफ के क्वेश्चन करा दें तो आपकी बात बन जाएगी, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कोई ग्राफ का क्वेश्चन अगर अच्छा सा हो हमारे पास। इस चैप्टर में छोटे छोटे से बहुत सारे टॉपिक हैं, है ना। तो चलो, एक ग्राफ का क्वेश्चन है। 4 ग्राफ बने हुए हैं, आपको बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट है। करेक्ट ग्राफ आपको बताना है। चार ग्राफ बन रखे हैं। पहला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्डा के बीच में, वेवलेंथ के बीच में, के और लैम्डा के बीच का वेवलेंथ का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन दे रखा है। दूसरा के और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। तीसरा ग्राफ के ऑफ फोटोन और दे रखा है इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन है। और तीसरा दे रखा है के ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रॉन नॉट फोटोन, के ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये दोनों सेम ही हो गए क्या? हाँ, दोनों ग्राफ तो अलग दिए। सेकंड सही है। चलिए बताइए ऑनलाइन, ए बी सी डी।
के ऑफ फोटोन लैम्डा के क्या दिखा रहा है, डिपेंडेंट, लैम्डा बढ़ता जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, सेम रह रही है। तो ये तो गलत होगा, है ना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते थे, के का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा माइनस एस सी बाई लैम्डा नॉट, है ना। तो अगर देखो तो कैसा रिलेशन है, इनवर्स, ये तो कांस्टेंट होता है किसी मेटल के लिए, किसी मेटल के लिए ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगी वर्क फंक्शन, लेकिन अगर लैम्डा की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल में कम होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो लैम्डा अगर बढ़ाओगे तो के को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो लैम्डा बढ़ाते जा रहे हैं, के की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये ग्राफ तो गलत हो गया। सेकेंड नंबर को देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ। फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। ये वाला ग्राफ बी ऑप्शन को अगर देखो तो ये, इसमें हम लोग लेते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये तो किसी मेटल के लिए होता है तो ये फिक्स है, ये डब्ल्यू नॉट फिक्स रहता है, लेकिन ये वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। और यहाँ तक का शो कर रहा है कि ये कौन सी वैल्यू है, थ्रेशोल्ड, अभी यही ग्राफ तो बताया था, तो ये ग्राफ हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए सही है या गलत है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी के इस तरीके से प्रोपोर्शनलिटी दिखा रहा है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज ही नहीं हो रहा, इंटेंसिटी तो बढ़ रही है पर चेंज ही नहीं हो रहा, तो क्या होगा बताइए, थर्ड वाला गलत होगा, ध्यान से सोच लीजिए। थर्ड ग्राफ के बारे में सोचिए, अभी अभी बताया आपको। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही नहीं करती इंटेंसिटी के ऊपर, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगी, है ना, तो सेम सही ग्राफ बता रहा है। फोर्थ वाले को देख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी के ऊपर, है ना, ये वाले में तो दिखा रहा है डिपेंडेंसी कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इधर इंटेंसिटी बढ़ रही है, ग्राफ पढ़ने आता है, ग्राफ की रीडिंग आती है, पढ़ने का मतलब समझ आता है कि ये ग्राफ है, इसका मतलब इधर की तरफ ये वैल्यू जब बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, एक वैल्यू तक तो सेम रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी रहती नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, और इधर से इधर तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमने बोला था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी के बढ़ने या घटने से फर्क नहीं पड़ता, तो ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी एंड सी, मल्टीपल करेक्ट बन गया, क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग कोई अगला नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, दैट विल बी बेटर। चलिए अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन है, किसी भी पार्टिकल का, कोई भी दो पार्टिकल दे देंगे, फॉर टू पार्टिकल्स आपको E बाई एम का रेशियो निकालना होगा। ये क्वेश्चन कई बार फिजिक्स में भी आ जाता है, केमिस्ट्री में भी आ जाता है। दो पार्टिकल दे देंगे, उनके E बाई एम का रेशियो निकालना होगा। तो दो पार्टिकल जैसे ले लेते हैं, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन ले लीजिए, इनके चार्ज और मास का रेशियो निकालिए, जरा बताइए।
अल्फा पार्टिकल होता है He++, इस पे चार्ज होता है 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होगा इस पे प्लस में, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्लस में 2 प्रोटॉन के, और प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होता है कितना, प्लस में। ये तो चार्ज हो गया। और प्रोटॉन का मास, अगर वैल्यू प्रोटॉन के मास की mp बोल दो, है ना, वैसे वैल्यू याद होनी चाहिए। mp अगर बोल दीजिए मास ऑफ प्रोटॉन, तो उसका 4 टाइम्स होता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। अब निकालिए चार्ज बाय मास का रेशियो। अल्फा पार्टिकल का E/m निकालिए और फिर प्रोटॉन का निकालिए और रेशियो निकाल के दोनों का बताइए। क्या आ रहा है रेशियो? अल्फा E/m ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई E/m ऑफ प्रोटॉन, ये रेशियो निकाल के बताना है। ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं। रिलेशन मैंने बता दिया है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का डबल और मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स। तो रेशियो निकाल दो जल्दी से, दोनों का अलग अलग है। प्रोटॉन का मास mp मान लो, मास ऑफ प्रोटॉन को mp लिख दो। अल्फा पार्टिकल का मास लिख लो 4 mp। वन बाई टू आ रहा है, 1/2। दोनों के चार्ज और मास का रेशियो निकालना है, तो निकाल लेते हैं। अल्फा पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 2e और मास कितना है 4 mp है, यही तो है। और प्रोटॉन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोटॉन के लिए क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू e है चार्ज और मास है mp, दोनों का रेशियो निकालना है। तो लिख लीजिए 2e/4mp और यहाँ पे प्रोटॉन का नीचे लिख दीजिए e और mp ऊपर चला जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ ये कट जाएगा, तो 2/4 1/2 आ गया, 1:2। रेशियो क्या आ गया, 1:2। कोई समस्या? चलिए एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन BBR, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी बेसिकली ऐसी कोई बॉडी जो एज्यूम की गई है आइडियल, है ना, ऐसी कोई बॉडी होती नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो फिनोमेनन है, ये कैसा फिनोमेनन है,
आइडियल, आइडियल बॉडी की बात हो रही है, वैसे एक्चुअली में ऐसी कोई बॉडी होती नहीं है, नॉट एक्चुअली। किसी ब्लैक बॉडी की बात हो रही है, ब्लैक बॉडी का क्या मतलब है, देखो अगर कोई इस तरीके का मास हो, इस तरीके की बॉडी हो, इस तरीके का ऑब्जेक्ट हो जिसके ऊपर जितने वेवलेंथ डाले जाएं, मान लो 250 हर्ट्ज दे रहे हैं, 250 एनएम दे रहे हैं, 300 एनएम दे रहे हैं, 5 एनएम की दे रहे हैं, 1000 एनएम की दे रहे हैं, अलग अलग नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को हम डाल रहे हैं, उसके ऊपर एनर्जी डाल रहे हैं, वो क्या करे, सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, सारी एनर्जी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, और सारी एनर्जी को एमिट कर सके, सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी कर सके और सारे वेवलेंथ को एमिट भी कर सके, ऐसी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। पर ऐसी कोई आइडियली ऐसी कोई बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, है क्या ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी हेडिंग डाल लो। an ideal body an ideal body an ideal body which is perfect absorber and perfect emitter, ऐसी कोई बॉडी जो परफेक्ट एब्जॉर्बर भी हो और परफेक्ट एमिटर भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। अलग अलग सब्सटेंस के ब्लैक कलर के बनाएंगे और चीजों से। और अगर ऐसी कोई बॉडी अपने अंदर से कोई रेडिएशन निकालती है तो उस रेडिएशन को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो लिख लीजिए, रेडिएशन emitted from black body is called black body radiation। जो रेडिएशन निकालेगी अपने अंदर से उसको क्या बोलोगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये जो ब्लैक बॉडी का रेडिएशन होता है, ये एमिशन होता है, ये वेवलेंथ से किस तरीके से रिलेटेड होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे हैं। तो BBR is related to wavelength एंड टेम्परेचर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगर हो रहा है तो उसमें वेवलेंथ और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, इसकी बात करना चाह रहे हैं हम लोग। इसकी डिटेल तो पढ़ते हैं हम फिजिक्स में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं आपको। एक लॉ है, वीन्स लॉ बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है, हमने नहीं दिया, इनके मम्मी पापा ने। वीन्स लॉ, वीन्स लॉ कहता है लैम्डा m मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू कांस्टेंट b। ये कांस्टेंट क्या है, b है, b होता है वीन्स कांस्टेंट, इन्हीं के नाम पे नाम दे दिया गया है। और लैम्डा m होता है
लैम्डा एम इज मैक्सिमम वेवलेंथ। जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो रहा है तो उस टाइम पे मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी मिल रही है, किसी टेम्परेचर पे, हाँ टी टेम्परेचर पे, एट टेम्परेचर टी केल्विन, lambda max is maximum wavelength at temperature T Kelvin। कैसे होगा देखो, मान लो कोई बॉडी है, ब्लैक बॉडी, कोई ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बना रहे, ब्लैक पे ब्लैक कहाँ दिखेगा, मान लो ये कोई ब्लैक बॉडी है। अब इस ब्लैक बॉडी से रेडिएशन मान लो बाहर निकल रहा है, तो इस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं उसको हम लोग BBR कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक, अब इस ब्लैक बॉडी का को हीट कर दिया है, कोई इसका सर्टेन टेम्परेचर है, पहले इसने एब्जॉर्ब किया, अब उसके बाद क्या कर रहा है, ये अपने अंदर से रेडिएट कर रहा है। मान लो T टेम्परेचर है और T टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ की वैल्यू मिल रही है उसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो क्या आता है, कांस्टेंट के बराबर, जिसको हम कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। इसका मतलब अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू किसी केस में 1 ले लो और उस टाइम पे टेम्परेचर T1 है, और दूसरे केस में लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू अगर 2 आ रही है और टेम्परेचर बदल दे रहे हो आप, जब टेम्परेचर बदलते हैं तो लैम्डा एम की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर T1 टेम्परेचर पे लैम्डा एम 1 है, T2 पे लैम्डा एम 2 है, तो लैम्डा m1 मल्टीप्लाइड बाई T1 इज इक्वल टू लैम्डा m2 बाई मल्टीप्लाइड बाई T2 कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ। इतना नोट कर लीजिए। अगर टेम्परेचर T1 रखा आपने, मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा m1 मिली, तो लैम्डा m1 मल्टीप्लाइड बाई T1 इक्वल टू होगा, अगर कोई दूसरा टेम्परेचर T2 है उस पे मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा m2 मिली है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ चेंज होगी, तो मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन शुड बी कांस्टेंट। उसकी वैल्यू क्या आती है, B के बराबर, B को बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट। अब देखो एक ग्राफ है छोटा सा, सिंपल है, उसका हमको केवल इंटरप्रिटेशन जानना है कि कैसे कैसे चीजें हो रही है। ये नोट हो गया ऑनलाइन? यस। हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और खींचेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं वेवलेंथ बोलते, वेवलेंथ के बीच में। इरेज क्यों नहीं हो रहा? वेवलेंथ के बीच में, इंटेंसिटी और किसके बीच में ग्राफ खींचना चाह रहे हैं हम लोग, वेवलेंथ के बीच में। लैम्डा दिया हुआ है यहाँ पे नैनोमीटर में। एक ग्राफ एक टेम्परेचर पे खींचा जाएगा, सेकंड ग्राफ दूसरे टेम्परेचर पे, थर्ड ग्राफ तीसरे टेम्परेचर पे, है ना। तो एक ग्राफ जैसे मान लो हमको ऐसे, एक ग्राफ मिला हमको ऐसे, दूसरा ग्राफ मिला अपने को। अगर ध्यान से देखो तो इस ग्राफ के लिए इधर तो लैम्डा दिखाया जा रहा है,
इस एक्सिस पे लैम्डा दिखाया जा रहा है वेवलेंथ, और इधर इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिखाया रहा है। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है? जो रेडिएशन निकल रहा है उसकी इंटेंसिटी है, जो ब्लैक बॉडी अपने अंदर से वेवलेंथ निकाल रही है उसकी इंटेंसिटी है। और इधर जो वेवलेंथ निकल रही है उसकी वेवलेंथ को मेजर किया गया, वो देखी जा रही है। तो अगर इस ग्राफ को देखो तो इस ग्राफ में इधर वेवलेंथ देखो कम है, इधर अगर जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे एक आता है पीक, इस ग्राफ का एक पीक आता है, ये हाईएस्ट है, मैक्स है। ये जो पीक आ रहा है इसको हम लिखते हैं लैम्डा मैक्स। ये जो पीक आ रहा है इसको हम क्या लिखेंगे? लैम्डा मैक्स। मतलब हम लोग लैम्डा मैक्स किस पे ले रहे हैं? जो आई हाईएस्ट इंटेंसिटी की जो लाइट मिल रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? लैम्डा मैक्स बोल रहे हैं। तो किसी ग्राफ के लिए हाईएस्ट इंटेंसिटी की जो लाइट या उसको कह दो रेडिएशन मिल रहा है, उसके लिए जो वेवलेंथ है उसको हमने क्या बोला है? उस वेवलेंथ को हमने क्या बोला है? लैम्डा मैक्स। ठीक है, एक ग्राफ है, पहला वाला ग्राफ है T2 टेम्परेचर पे, ये ग्राफ खींचा गया T2 टेम्परेचर पे, और ये वाला ग्राफ खींचा गया है T1 टेम्परेचर, और इस केस में T2 बड़ा है T1 से। T2 बड़ा है आपका किससे? T1 से। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? देखो, अगर ग्राफ को ध्यान से देखें हम लोग, तो अगर इस पॉइंट को बोलते हो लैम्डा मैक्स 2 लिख दो, और ये पहले वाला जिसके लिए T1 लिख रहे हो इसको लिख दो लैम्डा मैक्स 1, है ना? तो देखो ध्यान से, जब टेम्परेचर T1 था, छोटा टेम्परेचर था, जब टेम्परेचर T1 था तो लैम्डा मैक्स इधर आ रहा था, और जब टेम्परेचर बढ़ा दिया T2 कर दिया तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। यानी कि जब जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। लैम्डा मैक्स हम किसको कह रहे हैं? जो हाईएस्ट इंटेंसिटी की वेवलेंथ है उसको हम लिख रहे हैं लैम्डा मैक्स ग्राफ में। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू इस ग्राफ में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे कम होगी, यानी कि ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा? ग्राफ जो होगा वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसका मैक्सिमम जो है लैम्डा मैक्स जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? इधर। और हम क्या ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर लो करेंगे वैसे वैसे लैम्डा मैक्स किस तरफ शिफ्ट होगा? राइट की तरफ। और ग्राफ में भी चेंज आ रहा है, कैसे बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ग्राफ जो है क्या होता है? और ऊंचा जाता है, और टेम्परेचर जब कम करते हो तो ग्राफ और क्या हो रहा है? फ्लैट हो रहा है। ग्राफ कैसा हो रहा है? फ्लैट हो। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, एक दो पॉइंट्स लिखेंगे इसके लिए। When we increase temperature, when we increase temperature, lambda max value, when we increase temperature, lambda max value decreases.
lambda max value decreases and intensity of radiation increases. इंटेंसिटी बढ़ रही है एक बार के लिए, तो बाद में कम भी हो रही है। देखो इधर आप टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर था, तब इंटेंसिटी इतनी ही आई, इतने तक ही बढ़ी। और जब ये वाला T2 टेम्परेचर किया तो इंटेंसिटी कहाँ तक बढ़ रही है, यहाँ तक रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, दोनों पॉइंट नोट हो गए। स्टार बना के दूसरा पॉइंट लिख लो इसमें। एट अ गिवन टेम्परेचर intensity of emitted radiation increases at a given temperature. Intensity of emitted radiation increases and reaches to a maximum value at a given temperature. Intensity of radiation increases and reach to a maximum value, then decreases. Reach to a maximum value, then decreases. भी होगा ना आपके। ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ को देखो, देख पा रहे हैं सब लोग? देखो ध्यान से, इधर आपका रेडिएशन इंटेंसिटी दिखाई गई है, इधर की तरफ आपका दिखाया गया है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ाते जा रहे हैं। 4 ग्राफ इसमें प्लॉट किए गए। एक ग्राफ है आपका 2000 केल्विन पे, दूसरा है 3000 पे, चौथा है आपका 4000 पे, और पांचवा क्या है आपका 5000 पे। तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर था आपका 5000, फिर 4000 हुआ, तो टेम्परेचर जब ज्यादा है और फिर जब कम कर रहे हो तो ग्राफ थोड़ा सा क्या हो रहा है, फ्लैट हो रहा है।
तो इसका मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे कम करेंगे, मतलब ब्लैक बॉडी से निकलने वाला रेडिएशन का अगर टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर कम है उसका, तो क्या होगा, जो रेडिएशन निकलेगा उसकी इंटेंसिटी का जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे फ्लैट होता जा रहा है। और अगर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम लैम्डा मैक्स कहते हैं, ये वाली वैल्यू को अगर हम लैम्डा मैक्स कह रहे हैं, मैक्सिमम वाले को, तो इसका पीक जो है वो कहाँ है, कम टेम्परेचर वाले का पीक राइट हैंड साइड में जा रहा है, बढ़ रहा है ना। फिर 3000 वाले का अगर पीक देखो तो यहाँ पे, 2000 वाले का अगर पीक देखो तो इधर कुछ आ जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम किया जा रहा है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इधर की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, फ्लैट हो रही है, मतलब कम होती जा रही है। इस ग्राफ को लेकर के एक बार जेईई में सवाल पूछा गया था कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर कम करते हो, ये जो वेवलेंथ की रेंज है इधर अल्ट्रावायलेट है, ये जो आपको कलर्ड दिख रहा है ये वेवग्योर है ना, लाइट में हम लोग पढ़ते हैं ना, ये विजिबल रेंज है जो हमें दिखती है। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को डाउन करते हैं, वैसे वैसे अगर ग्राफ देखो टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू किस तरफ शिफ्ट हो रही है आपकी, राइट में जा रही है। इसका मतलब अगर आप उल्टा सोचो इसको कि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर के बढ़ाने पे ग्राफ का जो मैक्सिमम जिसको हम लैम्डा मैक्स कह रहे हैं वो धीरे धीरे किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। और लेफ्ट साइड में जाने का मतलब इस रेंज के पास आ रहा है, विजिबल रेंज के पास आ रहा है, यानी कि विजिबल रेंज के कहां पे जाता है आपका, और पास होता जाएगा, नियरर होता जाएगा, है ना। यही इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन की फ्रेमिंग थी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या जो निकलने वाला रेडिएशन है वो विजिबल रेंज से दूर जाएगा या विजिबल रेंज के पास आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, अब की बार अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ग्राफ विजिबल रेंज में आ रहा है, धीरे धीरे विजिबल के पास आ रहा है, और एक रेंज ऐसी मिलेगी हमको, लगभग वो 400 से 700 नैनोमीटर, ये इस तरीके की हमको मिल जाएगी, जिसमें कहाँ पे चले जाएंगे हम लोग, रेडिएशन जो मिलेगा वो हमें दिखाई दे सकता है, वो किस में जाएगा, विजिबल रेंज में। क्लियर है बात। तो ज्यादा कुछ नहीं समझना है, इतना समझना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो, ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है जो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी और सबको ही किसी टाइम पे सबको ही एमिट करेगी। और दूसरी बात, इसके रेडिएशन को हम लोग देख सकते हैं, कौन से लॉ से देखा हमने, वीन्स लॉ से, उसमें लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू क्या था हमारा, कांस्टेंट था। तो यानी कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है, तो लैम्डा मैक्स अगर इस तरफ कर रहे हो आप, इधर मान रहे हो, तो लैम्डा मैक्स इस तरफ अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। लैम्डा मैक्स का पॉइंट अगर इस तरफ जा रहा है लेफ्ट की तरफ तो टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक, लैम्डा मैक्स हमने किस पॉइंट को माना है, वो पॉइंट माना है, उस लैम्डा मैक्स की वो वैल्यू ली है जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या मिल रही है उस ग्राफ की, हाईएस्ट मिल रही है। ठीक है, तो क्लियर है ग्राफ आपको, इससे ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। और फिजिक्स में आप करते हैं, फिजिक्स में आप करेंगे पूरा वीन्स लॉ लगाएंगे, सवाल करेंगे, वो सब अलग है, यहाँ सवाल नहीं है इसका। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कोई ऐसा सवाल नहीं है। ठंड लग रही। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो पहले ही होना था, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये क्वांटाइजेशन क्या होता है समझाया तो है आपको, पर थोड़ा सा नोट कर लीजिए। प्लैंक ने दिया था, साइंटिस्ट कौन थे, प्लैंक।
क्या बोला था इन्होंने, जैसे मान लो सन से एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने कि सन से अगर एनर्जी आती है तो किस में आती है, ये किस फॉर्म में, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिनको सन के केस में बोलते हैं फोटॉन। अगर सनलाइट नहीं है, अदर सोर्स है, कोई और सोर्स है, उस किसी और रेडिएशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, क्वांटम। क्या नाम देते हैं एनर्जी पैकेट को, क्वांटम। क्वांटाइजेशन, क्वांटम थ्योरी, ये सब किसने दी थी, प्लैंक ने दी थी। और ये जो एक फोटोन, जिसको लाइट के केस में ये वन क्वांटम को ही फोटोन भी बोलते हैं, इस वन फोटोन या वन क्वांटम की जो एनर्जी बताई थी, वो एनर्जी बताई थी इज इक्वल टू एच न्यू। एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई, एच न्यू। तो सनलाइट से जो एनर्जी आएगी वो एच न्यू के छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में आएगी। मतलब या तो एक एच न्यू आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, इस तरीके से आता। ठीक है, ये क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। मनी की भी जैसे मैंने एक दिन शायद बात समझाई थी कि अगर किसी के पास 2000 रुपीज है तो हम क्या कह सकते हैं, 1000 उसकी बेसिक यूनिट है, तो 1 रुपी उसकी बेसिक यूनिट है, तो 1 रुपी का कितने टाइम्स हो गया, वो 2000 टाइम्स। क्वांटाइजेशन का मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आप यहाँ से, ये कौन है, किसका नाम लिखे यहाँ पे, ए लिख देते हैं, चलो आप में से किसी का लिख देंगे तो बुरा मान जाएंगे। यहाँ से कोई स्टेप्स उतर रहा है ना, मान लो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे मैंने इसको देखा था ए को, थोड़ी देर बाद मैं ए से पूछती हूँ आप कहाँ पे हो, है ना, तो अब वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मैं 2.5 स्टेप पे हूँ, वो बताएगा ना 1 स्टेप कंप्लीट हो गया, या 2 स्टेप, या सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, ऐसे बताएगा। ऐसे नहीं बताएगा कि अभी हमारा पैर यहाँ 2.5, 2 और 3 के बीच में, ऐसा कुछ कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देगा कि कहाँ पे है, स्टेप वाइज बताएगा वो कि इस स्टेप पे है हम। उसी तरीके से एनर्जी भी जो होगी वो सनलाइट से किस फॉर्म में आएगी, 1 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू, इस तरीके से क्वांटम के फॉर्म में आएगी, 1 2 3 4 5, और कुछ बीच का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कुछ नहीं है, 1 2 3 4 एच न्यू आएगा, 2 एच न्यू आएगा, 3 एच न्यू आएगा, 4 एच न्यू आएगा, 5 एच न्यू आएगा, इस तरीके से ही एनर्जी आएगी। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ खास बात नहीं है, ये आप पहले भी जान चुके थे, नोट कर लिया आपने। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। बीबीआर पढ़ लिया आपने, आपके स्कूल में इसके बाद आपका क्या पढ़ाया गया है, बोर मॉडल पढ़ाया गया, ये स्पेक्ट्रम पढ़ाया गया है, कू पढ़ा दिया क्या आपके यहाँ? हाँ मैम, हमारे तो बहुत नहीं, सीक्वेंस क्या पढ़ा रहे हैं? सीक्वेंस पहले बोर्स मॉडल कराया था, फिर बोर्स मॉडल के अंदर ही स्पेक्ट्रम। अच्छा, चलो मैं आगे का एक थोड़ा सा टॉपिक आगे का पढ़ा देती हूँ। बोर मॉडल पूरा एक लेक्चर लेगा, एक या 2 लेक्चर लेगा, पूरा चाहिए उसके लिए, इसलिए ये छोटा सा टॉपिक है। डी ब्रॉई, डी ब्रॉगली लिखते हैं, पढ़ते हैं ब्रॉई, क्या पढ़ेंगे, डी ब्रॉई। ये 2 ब्रदर्स थे, बेसिकली ये इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन इस फील्ड में भी इन्होंने काम करा था। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला
कि इलेक्ट्रॉन में दो नेचर होते हैं, इलेक्ट्रॉन में टू टाइप्स ऑफ नेचर प्रेजेंट है। एक को बोलते हो पार्टिकल नेचर और दूसरे को बोलते हो आप वेव नेचर। कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, एक कॉन्सेप्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल, और कुछ कॉन्सेप्ट कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव। तो पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए पार्टिकल जो होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है पार्टिकल नेचर को प्रूव करने का। और अभी हमने जो पढ़ा BBR, ये भी है पार्टिकल नेचर को प्रूव करने का। मोमेंटम होता है पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए। मोमेंटम की अगर बात कर रहे हो तो कौन से नेचर की बात कर रहे हो, पार्ट। वेव नेचर की अगर हम बात करते हैं तो कुछ स्पेशल फिनोमिनन है। अगर कोई चीज वेव है तो वो शो करेगी एक फिनोमिनन इंटरफेरेंस, और एक फिनोमिनन होता है डिफ्रैक्शन। एक है इंटरफेरेंस, दूसरा फिनोमिनन है डिफ्रैक्शन। अगर कोई चीज वेव है तो वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करेगी। इसको छोटा छोटा सा शॉर्ट में भी बता देंगे, डिटेल तो फिजिक्स में बड़े बड़े चैप्टर है 12th में आपके इस पे, लेकिन छोटा सा बता देंगे इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन। तो डी ब्रॉय ने क्या किया, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। डी ब्रॉय ने बोला कि जो पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है, इसमें इन्होंने रिलेशन बताया। क्या बताया, रिलेशन इंटरप्रेट किया इन्होंने, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच में इन्होंने एक रिलेशन बताया। पार्टिकल नेचर में इन्होंने लिया मोमेंटम और वेव नेचर में इन्होंने लिया वेवलेंथ। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला, उसी को हम डी ब्रॉय इक्वेशन बोलेंगे। पार्टिकल और वेव नेचर के बीच में इन्होंने रिलेशन बताया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डी ब्रॉय इक्वेशन। हाँ आ जाता है कभी, छोटू सा है, बिल्कुल इजी है। जहां हेडिंग डाली है वहां पे लिख लीजिए डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डुअल का मतलब होता है दो तरीके का चरित्र, डुअल बिहेवियर, है ना। जैसे मान लो कोई अभी कुछ बात कह रहा हो और फिर कहीं बाहर जाके दूसरी एकदम अपोजिट बात कहने लगे, तो आप क्या बोलोगे, इसका बिहेवियर कैसा है, डुअल है, इधर से उधर, मतलब एकदम फ्लिप है। क्या कह रही है वैष्णु? यस, चलिए मोमेंटम और वेवलेंथ में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, निकालते हैं। अभी हमने बोला कि अगर कोई वेव है, रेडिएशन है, तो अगर प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से हम कह सकते हैं E = h², है ना। और आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं E = mc²। E = h² आ गया और E = क्या आ गया, mc²। अगर दोनों को इक्वेट करो तो आएगा h² = mc²। ये मास ऑफ पार्टिकल लेंगे यहाँ पे, और c है वेलोसिटी। अगर उसको रेडिएशन बोल रहे हैं तो लाइट बोल रहे हैं तो c ले लिया हमने, है ना, लाइट के रिस्पेक्ट में। अगर c वेलोसिटी है तो m × c में इसको तोड़ सकते हैं। इसमें तोड़ सकते हैं इसको,
m इंटू सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, बोलिए। मास इंटू वेलोसिटी हो गया, तो हम कह सकते हैं पार्टिकल का मोमेंटम हो गया, p लिख सकते हैं इसको। p लिख सकते हैं इसको। क्लियर है यहां तक बात? तो एच न्यू इज इक्वल टू आ गया p मल्टीप्लाइड बाई c, और न्यू को हमने क्या लिखा था, c बाई लैम्डा लिखा था ना। न्यू को हम लोग c बाई लैम्डा लिख सकते हैं, पहले पढ़ चुके हम लोग वेव के लिए फॉर्मूला। न्यू को हम c बाई लैम्डा लिख सकते हैं, तो ये वाली वेलोसिटी से ये वेलोसिटी कट गई, तो h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, p। अगर लैम्डा बोले तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p आ जाएगा। ये p क्या है, मोमेंटम, तो p किस नेचर को शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर को, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कौन से किस में होगी, वेव में ही होगी, तो ये वेव नेचर को शो कर रहा है, तो दोनों के बीच में इन्होंने क्या निकाल दिया, रिलेशन निकाल दिया। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, h अपॉन p। कोई समस्या? क्या हुआ, इजी है ना। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, h अपॉन p। स्टार बना के एक पॉइंट लिखेंगे साइड में। देखो कोई पार्टिकल अगर बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है, वो उसको ही आप वेव एज्यूम कर सकते हो। अगर बहुत बड़ा पार्टिकल है ना, तो उसको आप वेव नहीं एज्यूम कर सकते। अगर मास वगैरह बहुत ज्यादा है तो उसको आप वेव नहीं एज्यूम कर सकते। उसका रीजन क्या है, देखो ध्यान से। अगर मास बहुत ज्यादा होगा ना, तो ये वेवलेंथ बहुत ही कम आएगी। मास अगर बहुत ज्यादा होगा तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा ही कम आ जाएगी, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, इसको डी ब्रॉई इक्वेशन कहते हैं। डी ब्रॉई इक्वेशन बोलते हैं इसको। ये इक्वेशन वैलिड है ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। छोटे पार्टिकल्स के लिए पॉसिबल है। किसी क्वेश्चन में अगर कहते हैं बड़ा सा कोई मास दे दिया है, बोल रहे हैं इसका वेवलेंथ निकालिए, इसको वेव मान रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने मान लिया है, ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया, आप मान लिया तो फिर निकाल दो भाई वेवलेंथ इस फॉर्मूला लगा के। अदरवाइज क्या होगा, अप्लाई तो होता है किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, छोटे पार्टिकल। चलो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो। कुछ छोटा ही दिया जाए। रेशियो ऑफ, क्वेश्चन है रेशियो ऑफ velocities of ratio of
velocities of CH4 and O2 molecules, CH4 and O2 molecules which have same de Broglie wavelength. अगर O2 मॉलिक्यूल और CH4 मॉलिक्यूल को वेव एज्यूम करके वेवलेंथ निकालते हैं तो डी ब्रॉई वेवलेंथ अगर दोनों की सेम हो तो उनकी वेलोसिटीज का रेशियो क्या आएगा? फॉर्मूला डी ब्रॉई का लगाएंगे। डी ब्रॉई का फॉर्मूला क्या लगाना है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, एच अपॉन एम बी, ये बन गया फॉर्मूला। आंसर बताइए। मास CH4 का निकालेंगे और O2 का अलग अलग निकालेंगे। वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, लैम्डा सेम है, दोनों की लैम्डा सेम है। निकाल के बताइए, ऑनलाइन वाले भी आंसर दे सकते हैं। हम्म, 1:2, 1:2 आ रहा है या 2:1? CH4 की पहले लेनी है आपको, ये निकालना है रेशियो, वेलोसिटी ऑफ CH4, वेलोसिटी ऑफ O2। निकाले? ऑनलाइन में आंसर आया? मैम मैं निकाल रही हूँ। सीधा आंसर दीजिए। मैं भी निकाल रही हूँ। वैल्यू मत रखो, केवल मास की वैल्यू रखो, पूरी वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। हाँ, दोनों की ही रखो। देखो ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसमें भी आएगा h, और आपका मास यहाँ से ले लो, ये वाला रख लो, वेलोसिटी को v रख लो, लैम्डा सेम है तो इसमें भी लैम्डा लिख लो, इसमें भी लैम्डा सेम लिखा है। 2:1 है क्या आंसर? 2:1 है, तुम लोग 1:2 कह रहे, अभी चेंज हो गया। पूछ रही हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ। मैं भी निकालती हूँ, मुझे भी पता नहीं। चलो, वेलोसिटी निकालनी है ना, तो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एच अपॉन एम इंटू लैम्डा, ये आ जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी CH4 की निकाल लो। CH4 की आ जाएगी, H तो कांस्टेंट होता है, और CH4 के लिए मोलर मास क्या ले सकते हैं? 12 + 4 16, तो इसके लिए 16 ले लिया। लैम्डा की वैल्यू दोनों में सेम है, इसलिए लैम्डा ही ले लो, इसमें भी लैम्डा ले लो। और V ऑक्सीजन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? H, इसका 32 आ जाएगा, और लैम्डा सेम लोगे तो जब डिवाइड करोगे VCH4 बाई VO2 करोगे तो H बाई लैम्डा कट जाएगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी? 32/16, 2:1। क्लियर है बात?
सीधा सौर्य आ गया क्या आपको? चलो भैया, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ऑफ पार्टिकल में रिलेशन तो मालूम ही होगा। नहीं मालूम है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी पार्टिकल की हाफ mv स्क्वायर होती है, यही होती है ना? अब इसमें क्या करो, ऊपर भी m का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी m का मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल वैल्यू में तो फर्क पड़ेगा नहीं। ऊपर भी नहीं m का कर दिया तो ये बन गया, यहाँ m को इसके साथ लिख लो, m स्क्वायर v स्क्वायर। ऊपर भी m का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी m का मल्टीप्लाई किया, तो ये m स्क्वायर बन गया, v स्क्वायर बन गया और नीचे एक m आ गया। तो m इसको ऐसे लिख सकते हैं, mv का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय m, ये लिख सकते हैं ना? बोलो। तो mv को क्या लिखते हैं हम? मोमेंटम लिखते हैं, p का स्क्वायर बाय m। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बना दिया हमने? क्या बना दिया काइनेटिक एनर्जी का? p स्क्वायर बाय 2m। याद रख लेंगे, कई जगह पे क्वेश्चन में काम आएगा अपने। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। खुश हैं आप? निकालना आए चाहे नहीं आए, ये याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। ठीक है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उसका चार्ज है q, उसमें चार्ज कितना है? q, और वहां पे पोटेंशियल अप्लाइड है v, तो उसकी एनर्जी, या कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है q मल्टीप्लाइड बाई v। उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? q मल्टीप्लाइड बाई v से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला बताया आपको। q मल्टीप्लाइड बाई v से क्या निकाल सकते हैं? उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब हमारे पास ये रिलेशन भी आ गया, q इंटू वी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं। If charge particle have charge is equal to q, अगर चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज q है, पोटेंशियल v अप्लाइड है, तो उसकी एनर्जी को क्या, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv स्क्वायर से भी निकाल सकते हो और q इंटू वी से भी निकाल सकते हो, उसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल से भी निकाल सकते हैं। q इंटू वी आ गया p स्क्वायर बाई 2m। तो अगर आपको p निकालना है तो क्या फॉर्मूला बन सकता है? इससे क्या बना सकते हैं फॉर्मूला? p इज इक्वल टू क्या आएगा? √2 q v m। याद रखेंगे, छोटे छोटे सवाल होंगे इससे। ठीक है, चलिए आज की क्लास कर देते हैं आपकी। थैंक यू मैम। बाय बच्चों, बाय।
थैंक यू मैम। स्टार्ट करेंगे अगले उसमें।